बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पीएसएल की एक्साइटमेंट आपके सामने है। बड़े ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं। हमने देखा कि लाहौर कलंदर ने कल कोयटा ग्लैडिएटर को 63 रन से शिकस्त दी और हमें लगता था कि लाहौर कलंदर इसी तरह का कमबैक करेगी। इसी तरह आज भी बात करें तो सेकंड मैच एक और खेला जाएगा। उसमें भी हम देखते हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। क्या मुल्तान सुल्तान अपनी वो डोमिनेंस जारी रखेगी जिस तरह वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, या कराची किंग्स जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच जीता इस दफ़ा भी वो क्या विक्ट्री ले पाएंगे? इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मिनाहिल शेख और इज़हार बाजवा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अभी हमने जो आपसे एक रिवील किया था, बहुत बड़ा सरप्राइज़, उस हवाले से हम अब बताते चलें। पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बात करें तो बहुत बड़े लेजेंड आए, बहुत बड़े सुपरस्टार्स आए, बट सुनो फैमिली के एक ऐसे मेंबर बने हैं जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेजेंड या सुपरस्टार भी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मैंने इनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखने का मिला। और मेरा मानना ये है कि जो सिखाते हुए ये जो एटीट्यूड रखते हैं, जो छोटे भाइयों वाला, दोस्ती वाला, ये एक इनकी यूनिकनेस है। और जब हम सारे मिलकर इनके साथ काम करेंगे तो मेरा ख्याल है सबको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर इनकी कैरियर की बात करें तो मेरा ख्याल है ही इज़ ब्लेस्ड इनफ कि बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, बट क्रिकेट के अंदर जो भी इनके अंदर सिनेरियो बने, चाहे कंट्रोवर्सीज़ की बात करें, कैरियर की बात करें, इंजरीज़ की बात करें, इन्होंने हमेशा देखा कि उसको ओवरकम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इसके साथ दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर भी बने। और मेरा ख्याल है अगर इनके कैरियर के और लाइमलाइट के ऊपर बात करें तो जब भी ये ग्राउंड में दौड़े, पाकिस्तान के लिए दौड़े। जब बैट्समैन के ऊपर बॉलिंग की तो ज़बरदस्त शानदार किस्म की बॉलिंग की। पाकिस्तान की पहचान, हम सब की आन, और सुनो फैमिली की अब ये रिकग्निशन है, पहचान है। द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। जी वास्सलाम। शुक्रिया शुएब भाई। पहले तो अपनी हेल्थ के बारे से बताइए, कुछ पता चला था थोड़ी नासाज है। हाँ, बस गोडे का ऑपरेशन कराया, मेरी धरने का मसला है, उसमें बस वो ठीक हो गया। अब थोड़ा सा डाउन विद द फीवर एंड ऑल, बट बेहतर हूं ना। और शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सुनो फैमिली का मेंबर बनना, और आप हमेशा, मुझे जब भी आपसे बात हुई आप बताते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में आना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और माशाल्लाह जिस नए रोल के लिए आपको साइन किया है सुनो फैमिली ने, उस हवाले से प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रा। जी, ऑब्वियसली इट्स एन ऑनर टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट, और मुझे बहुत खुशी है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और इंशाल्लाह सुनो टीवी को अपनी जो मैंने मीडिया सीखा हुआ है पूरी दुनिया में इंशाल्लाह वो इंजेक्शन जरूर लगाएंगे सर टीवी को, और कोशिश करेंगे माय इंजेक्शन ऑफ द टीवी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट और बाकी चीजें देखना, वो तो खैर जना साहब और बाकी चीजें देखने, बट फॉर मी इज वेरी एक्साइटिंग टू बी पार्ट ऑफ द फैमिली। बट आई एम श्योर कि जितनी अच्छी स्क्रीन है सुनो टीवी की, और इसको एनहांस किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, आगे चला जाए। आई एम इन टाइम्स टू कम इंशाल्लाह ऐसे ही होगा इंशाल्लाह जी। अच्छा शुएब भाई, थोड़ा पीएसएल की बात करें। हमेशा ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से बात होती है और आप भी हमेशा बात करते हो कि पीएसएल हमारा सबसे बड़ी कमोडिटी, हमारा सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। पीएसएल के हवाले से आप कैसे देखते हैं? हर सीज़न में ज़्यादा हम देख रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बोर्ड ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इसको ओवरऑल एज ए ब्रांड आप कैसे देख रहे हो? ग्लोरीफाई करता हुआ, नर्चरिंग इसकी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है। पीएसएल इज बिकमिंग अ बिग ब्रांड, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मुल्क की सूरत हाल देखते थे, अगर मुल्क की सूरत हाल देखते, डॉलर का रेट देखते, आगे पीछे देखते, तो शायद मैं सरमनी ही ना करता। मैं ये कहता कि यार ये पैसे बचा के पाकिस्तान क्रिकेट में लगाऊंगा। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, ये मेरी अपनी सोच है। तो ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप इज रिसाइटिंग द कुरान टू ओपन अप द टूर्नामेंट, एंड पीएसएल थर्ड के साथ शुरू हुआ। मुझे थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी लगा, मुझे थीम की कोई समझ नहीं आई, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि क्या करना चाह रहे थे, क्या नहीं करना चाहते। बट ठीक है, ब्रांड हो गया, लेकिन जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स 4 ओवर के फास्ट बॉलर रह गए हैं। 4 ओवर के फास्ट बॉलर बनना है, 400 ओवर के फास्ट बॉलर बनना था। इंडिया के आईपीएल बड़ा होता जरूर है, लेकिन वो 400 ओवर भी करने पड़ते हैं बॉलर्स को। टेस्ट मैचेस में भी पूरे भागते हैं। मुझे यहाँ प्रॉब्लम आती है कि जहाँ पर टेस्ट मैचेस में लोग हट जाते हैं पीछे, बॉलिंग नहीं करते, पूरे टेस्ट मैच नहीं खेलते। लेकिन जब मैं पीएसएल देखता हूँ, वहाँ बड़ी जान लग रही होती है, घोड़े गिट्टे कमर सब कुछ ठीक होता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट आई सी। बाकी तो एज फार एज द ब्रांड इज कंसर्न, इसको और बढ़ाना चाहिए, 4 टीमें और होनी चाहिए। बट आवर इनिशियल गोल इज द टेस्ट क्रिकेट,
इनिशियल गोल इज वनडे क्रिकेट की यार, हमारा ये जो बॉलर हैं ये इसमें भी 50 ओवर कर सकें और उसमें भी दिन के 40 ओवर कर सकें, तो अगर वो हो जाए देन आई हैव नो प्रॉब्लम। बट जब मैं देखता हूँ टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होते और PSL के लिए खेलने के लिए आप लोग अवेलेबल होते हो और जोर लग रहे होते हैं, then I have a bit of a problem with that। अच्छा शोएब भाई, एक चीज़ हमने नोटिस की, जहाँ PSL के हमें बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हमने देखा कि इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो लड़का परफॉर्म करता है, लाइमलाइट में आता है, टीम में उसकी इंडक्शन हो जाती है। आपको लगता नहीं है यही सबसे बड़ी रीज़न है कि हर बच्चा इसमें परफॉर्म करना चाहता है, टेस्ट क्रिकेट या डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हम ट्रबल में आ रहे हैं? ये सही, बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं आप, यही प्रॉब्लम है, रूट कॉज यही है। लेकिन अगर देखें अगेन, अब आपको डिसीजन मेकिंग में अगर आप सही नहीं होंगे, आप ये लिखवाएंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल कर दूंगा कि अगर आपने साल के 12 टेस्ट मैच ना खेले, अगर आपने 400 ओवर ना किए, अगर आपने अवेलेबिलिटी फॉर द पाकिस्तान दिस मैनी ओवर्स अगर आपने शो ना की, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो वो आपको पॉलिसी बनानी होगी। और मुझे लगता है कि देखें बच्चों आपको 2-2.5 लाख अगर मिल जाता है तो व्हाई वुड दे रिस्क देयर फिटनेसेस एंड एवरीथिंग। और मैं चाहता हूँ कि पैसे कॉम्पनसेट किए जाए उनको, और उनको पैसे बोर्ड ज्यादा दे ताकि वो वनडे और टेस्ट मैचेस भी खेलें और इंश्योर कराए। शुड बी पार्ट ऑफ पॉलिसी। डोमेस्टिक कितना खेलना पड़ेगा, इंटरनेशनल उतना खेलना पड़ेगा, शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी। अच्छा शोएब भाई, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट हो रहा है, अभी हम आगे PSL पे भी आते हैं। PGL करवाई गई जिसपे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 अरब का लास्ट रजीम ने एक्सपेंस डाला, और जैसे ही ये नई रजीम आई इन्होंने उसको फिर ख़त्म कर दिया, कैंसिलेशन कर दी कि अब आइंदा नहीं होगी। कैसे देखते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ क्रिकेटर से मेरी बात हुई, सब ने ये कहा कि इससे वेस्टेज ऑफ मनी और आप बच्चों को छोटे फॉर्मेट के आदि डाल रहे हो। दूसरी तरफ जो रजीम थी, रमीज़ राजा साहब की बात करें, उनकी अप्रोच ये थी कि हमने बच्चों को बड़े लेवल पे ग्रूम करना है, इनको वही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है जो कि बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप इन दोनों स्टेट ऑफ माइंड से किस स्कूल ऑफ थॉट को ज़्यादा आप सपोर्ट करते हो? रेडलेस है हमारी पॉलिसीज। रेडलेस इसलिए यार कि जब कोई उठता है कहता जी ये आज कर देना चाहिए, कोई उसका माइंडसेट, कोई उसकी अप्रोच, कोई उसकी कॉर्पोरेशन, कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग इसके पीछे नहीं होती, कोई फाइनेंस नहीं होता है। पहले से पैसे लगा के लीक करा देना कौन सी होशियारी थी। मैं तो कह रहा था PSL की टर्म भी कैंसिल कर देते हैं, एक बात तो ये भी पैसे बचाते हैं। आप कह रहे हैं कि लीक कराना, वो तो लीक छोड़े, मैं तो ये पैसे बचाता। मैं आप कह रहे हैं 8 डिपार्टमेंट में करता, 18 डिपार्टमेंट करूँ। आप 18 रीजन कह रहे हैं, मैं 38 रीजन करता। मैं लेकिन उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ढालता, उससे प्राइवेट लोगों की एंटिटी को बढ़ाता, कंट्रोल अपने पास रहता, लेकिन पैसा लाता, रेवेन्यू स्ट्रीम लाता। जब मैं ये बातें करता हूँ लोगों को सख्त लगती हैं, परेशान होते हैं, तंग होते हैं बेचारे। लेकिन शोएब भाई आपको सुनना भी चाहते हैं ना सारे। अच्छा शोएब भाई, इसी के रिलेटेड एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा। हमारी एक्साइटमेंट ये है कि मेरा कोशिश है कि मैं आपसे सब कुछ ही पूछता चला जाऊँ। डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से ये जैसे रजीम आई, पहला डिसीजन इन्होंने रिवाइव प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को किया, तो आपको लगता है कि वो स्ट्रक्चर ठीक है, जो खान साहब का विजन है 6 टीमों वाला, वो ज़्यादा आपके लड़कों के लिए बेनिफिशियल था, या दोनों को पैरेलल बनाते हैं, आप लेके चलते हैं? क्रिकेट खेलनी चाहिए, डिपार्टमेंट कभी कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी ना। और मेरा तो देखें, एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है बच्चों को जी। दूसरा, सारे PSL तो नहीं खेल सकते ना। और अगर आपके 18 रीजन होते हैं और 18 से 28 रीजन हो जाते हैं आपके, और आपके 8 से 18 डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं या 22 डिपार्टमेंट हो जाते हैं, कितने बच्चे खेल सकेंगे? मैनी क्रिकेटर्स। फिर आपने अंडर-19 वापस दोबारा शुरू करनी है, पाकिस्तान ने दोबारा शुरू करनी है। फिर आपने फ्रेंचाइजी मॉडल ला के खुद क्रिकेट करानी है, खुद ब्रॉडकास्टिंग करनी है, खुद अपने फाइनेंस इकट्ठे करने हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है ताकि पैसे आना शुरू हों। देखिए मेरा तो ये है कि देखिए एज लॉन्ग एज एक सिस्टम चल रहा है उसको भी चलाएं और दूसरा इंडक्ट करें। जब वो चल पड़े तो फिर देखें, फिर आप कह सकते हैं यार कि 6 टीमें करनी चाहिए। बट आई थिंक बात ये ना कि पॉलिसी कोई भी नहीं है, बंदे की मर्जी होती है कि जी मुझे ये चीज पसंद है तो ये कर दो, हाँ जी। और उसके ये भी नहीं सोचना कि यार कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फायदे क्या हो सकते हैं, वो बस लगे हुए हैं। तो शोएब भाई आपकी बात से जो मैं अंडरस्टैंड किया है वो ये हो सकता है कि पहला 6 टीमों को मॉडल जो खान साहब का विजन है कि आपकी कंपेटिटिव क्रिकेट हो वो रहने देते, नीचे सेकंड ईयर हम अपने डिपार्टमेंट से रहने देते, क्योंकि आप
हम सब जानते हैं कि एक बंदा पाकिस्तान में पूरी फैमिली को रन कर रहा होता है और जो 1000-1200 लड़के जॉबलेस से भी काफ़ी इफेक्ट आया है, तो यह इस तरह पैरेलल चलाया जा सकता था? पॉलिसी गलत थी। मुझे ये था कि डिपार्टमेंट को रहने देते, इनको व्हाइट बॉल क्रिकेट दे देते। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप रेड बॉल क्रिकेट को आप इंडोर्स कर देते, वो भी चलते रहते, आप भी चलते रहते, लेकिन बट आई डोंट नो क्या विजन था खान साहब का, बट मुझे समझ नहीं आई। ये डिसीजन अच्छा है डिपार्टमेंट को रिवाइव करने का, आई एम इन फेवर ऑफ दैट। बट अगेन मैं जो खान साहब कह रहे थे उसी बात को आगे लेके चलूंगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आप फ्रेंचाइजी मॉडल बेस बना सकते हैं। पाकिस्तान के 5 बड़े सूबों को भी आधा कर दें, साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब को भी आधा कर दें, तो उसमें से फ्रेंचाइजी मॉडल आप बना के छोटी लीग शुरू कराएं, T20 लीग, जो मैंने मशवरा दिया था बहुत सारे अक्लमंद लोगों को जो बोर्ड में रह चुके हैं कि भाई फ्रेंचाइजी मॉडल बनाएं, आप 8 टीमें लॉन्च करें, 8 टीमों से आप 7-8 बिलियन रुपया इकट्ठा करें, ठीक है, 25 करोड़ रुपया फीस लें साल की। अब देखें आप कहाँ जाती है, फिर आपकी ब्रॉडकास्टिंग के पैसे मिलेंगे, एयर टाइम आपका बिकेगा, फिर वहां से लड़के उठा के आप उनको अंडर-19 में डालें, फिर उसके साथ साथ आप पाकिस्तान ए को एंडोर्स करें, फिर आप एसोसिएशन को स्पॉन्सर करें, एसोसिएशन को डिपार्टमेंट भी स्पॉन्सर करें और प्राइवेट लोग भी रन करें। बट ये सारी चीज समझने के लिए यार अक्ल का होना बड़ा जरूरी है। आई एम सॉरी टू से दैट वो हमारे पास ज्यादा है नहीं। अच्छा शोएब भाई, जब हमने 20s में देखा, 90s के अंदर देखा कि आपकी मेन टीम को, जो आपकी नेशनल साइड है, उसको सपोर्ट करती थी अंडर-19 या ए टीम, जब बाद में मॉडल आया शाहीन के नाम से भी, पाकिस्तान शाहीन। अब हम देख रहे हैं कि कोई मॉडल इसके बाद नहीं है, आपका इवन सेकंड ईयर भी नहीं है। जो 6 टीमों का मॉडल था, 192 के एम्बिट के अंदर लड़के आ गए, सेकंड ईयर तो आपके रीजन खत्म हो गए, रीजन डिपार्टमेंट भी खत्म हो गए, वो पूल पूरे ही खत्म हो गया। अब डिपार्टमेंट्स को तो रिवाइव किया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है उसके साथ साथ बहुत नेसेसिटी है, जो मैंने अभी इस रजीम से भी बात की, कि आप पाकिस्तान ए का मॉडल या शाहीन का मॉडल रखें अलॉन्ग विद अंडर-19, ताकि आपका लड़का रेडी रहे और नीचे से आपको सप्लाई चेन मिलती रहे। सप्लाई चेन की तो बात ही कर रहा हूँ ना। अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सारा खड़ा करेंगे ना, देखिए आप बच्चों को भी पैसे देने पड़ेंगे हमें, अंडर-19 हो, पाकिस्तान है, कोई भी हो, उनको भी फाइनेंस। आपको देखिए महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। हमारे टाइम पे डॉलर क्या था, 10 रुपए का था, और फर्क नहीं पड़ता था, हमने 100 रुपए का टाइम। अब बच्चा मोटरसाइकिल पे भी आएगा तो क्या करेगा, तो उनके भी फाइनेंस पड़ेगा हमें। फिर हमें ब्रीडिंग ग्राउंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे जहाँ से हमें बच्चे मिल सकें। अंडर-19 के लिए हारून रशीद साहब एज अ चीफ सेलेक्टर नहीं, एज अ टैलेंट कलेक्टर अगर वो रहते ना, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा ख्याल में उनको बट अगेन यार देखें अब क्या बनता है यार। यहाँ तो हुकूमतों का पता नहीं चल रहा, तो किसी साहब क्या पता चलना, लेकिन देखो आप पता नहीं कुछ नई चीज आ जाए, फिर को नया चेयरमैन आ जाए, बड़ी नई पॉलिसी। चले वो तो हम देखते हैं। जी शोएब भाई, मैं आप PSL की तरफ आना चाहूँगा, आपसे उसके वाले से भी राय रखते हैं। कैसी देखी आपने ये ड्राफ्टिंग 6 टीमों की? हम देख रहे हैं कि जिस तरह पहले 4 टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया था सीज़न 7 में, वही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कराची किंग्स और हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर, वो समहाउ उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। मुल्तान सुल्तान टॉप पे है, इसी तरह लाहौर कंदर ने कल फिर बड़ा अच्छा मैच जीता। कल के मैच के वाले से आप अगर बताना चाहें तो प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा। लोग नाराज हो जाते हैं, मैं कुछ बात करता हूँ, रजीम चेंज कर देते हैं कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ओवरहॉलिंग की जरूरत है कोयटा ग्लैडिएटर। सर आपको लगता है कोयटा ग्लैडिएटर मिडिल ऑर्डर में फंस रहा है? तीसरा या चौथा नंबर उनका कोई फिक्स नहीं है। ओपनर दोनों बड़े ले लिए, जेसन रॉय, गप्टिल, और उसके बाद कभी सरफराज को 3 पे आ रहे हैं, कभी हफीज को भेज रहे हैं। आपको लगता है ये मेन प्रॉब्लम उनको लग रहा है फेस करना पड़ रहा है? अगर हफीज रखा तो हफीज को 3 पे आना चाहिए जी, लेकिन ये है कि जो अच्छा मैनरिज्म के साथ खेलती है, अच्छा उनके पास टैलेंट पूल भी अच्छा है, मुल्तान सुल्तान है, और बाकी ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इट्स बेसिकली कट फॉर रोल काम करती है जी। सबसे स्मार्ट सिलेक्शन है, उसका कप्तान भी अच्छा है ना जी, बिल्कुल। शादाब कप्तान भी अच्छा है, और दूसरा वो फैसले भी अच्छे करता है, इज स्मार्ट कैप्टन, तो उसकी बाइंग भी अच्छी होती है, तो खिलाता भी अच्छा है। मैं शोएब भाई इस पे आपसे सबसे 2 चीज़ों में मेनली जानना चाहूँगा। एक तो कैप्टनसी के हवाले से बात करते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि हमारे PSL में तमाम फ्रेंचाइज के जो कैप्टन हैं वो हमारे अपने हैं, और तमाम जो कैप्टन हैं वो समहाउ हंट के अंदर भी हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तानी साइड के लिहाज से भी।
किसकी कैप्टनसी आपको लगती है सबसे श्रूड है, जो बड़ा क्लेवर है, गेम अवेयरनेस हम लोग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, जिसकी सबसे अच्छी है, वो सबसे अच्छा कैप्टन माना जाता है? तो इन 6 कैप्टन में से सबसे बेहतर आपको कौन लगता है? शादाब आई थिंक इज वेरी स्मार्ट कैप्टन और अजहर महमूद आई थिंक इज अ वेरी गुड कोच, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। अब आपके पेस अटैक के वाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, एहसान उल्लाह जी, हर साल हम देखते हैं कि पीएसएल का जो बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हर साल एक ऐसी कमोडिटी बॉलिंग में तो एटलीस्ट हमें ज़रूर मिलती है। एहसान उल्लाह आया, आते ही छा गया, पहले मैच में उसको रन्स कंसीड हुए, लेकिन जो हम बोलते हैं हैवी बॉल्स करता रहा, हर बॉल 150 प्लस नॉच की वो करता रहा। एहसान उल्लाह के वाले से शुएब भाई ज़रा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अच्छा है, तगड़ा फास्ट बॉलर है, मजेदार फास्ट बॉलर है, और टाइम्स पे काम आई थिंक फिटनेस का ख्याल रखे तो ही कैन बी नेचुरल। तो अच्छा लगा। तो बस ये कि फर्स्ट क्लास सीजन में खेल ले पूरा, बॉडी अपनी खोल ले वहाँ पे तकरीबन 200-300 ओवर करके, देन विल जज हिम आफ्टर दैट। एग्जैक्टली जी। अच्छा शुएब भाई, मैं मेनली अब बात कर उसमें भी करते हैं शहीन शाह अफरीदी के वाले से। कल हमने देखा इंजरी के बाद जब कम बैक कर रहे थे तो कल मैन ऑफ द मैच भी रहे, 3 आउट भी किए उन्होंने, जोर लगाया। पहले ओवर में जो उनकी एक यूनिकनेस है विकेट लेना, वो भी हमें नजर देखने को मिली। तो कम बैक के बाद शहीन को कैसे देखा आपने सर? अच्छा जी, 4 ओवरों के लिए तो बहुत अच्छा है जी शाहीन, और अल्लाह करे ऐसे ही करता रहे आगे। विश हिम बेस्ट ऑफ लक। पर 400 ओवर जब करेगा साल के तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा शुएब भाई, हमारा देखा कि जिस तरह मर्ज हुआ, हारिस रऊफ की हमने बात की, वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर के तौर पे भी नज़र आया, बट हम देख रहे हैं इंजरीज के बाद काफ़ी उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रही है। पेस भी उसका 135-140 नॉच के इन बिटवीन रह रहा है। ऑब्वियसली जब पेस ड्रॉप होता है तो फिर आपके गेस हिटिंग होती, कल भी उनके गेस 5 छक्के लगे। तो हारिस रऊफ को क्या लग रहा है, अभी लग रहा है आपको कि वो भी कमल फिट नहीं है, या वो जो एक पीक आती है फिर नीचे आ जाता है फास्ट बॉलर के साथ, वो प्रॉब्लम है? देख ज़हीर, बड़ा सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ। जब 400 ओवर करोगे ना, 4 ओवर कोई मसला ही नहीं लगेगा। समझ आइए आपको बात? बिल्कुल ठीक। जब आप 4 ओवरों के लिए बनना शुरू होगे ना तो 4 ओवर भी नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाता है, मार पड़ जाती है लोगों को, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू get yourself ready for a bigger cricketer, bigger cricket. When it comes to test cricket, when it comes to one days, तो जब आप 50 ओवर करते हो टेस्ट मैचेस में, तो 4 ओवर फिर क्या मसला रह जाता है? ऐसा ही। बट आई एम श्योर these guys gonna look after themselves, और कोशिश करेंगे कि वो बड़ी सीरीज खेलें, बड़ी सीरीज से निकलते हुए आगे आए, और आई एम श्योर विल मेक अ कमबैक। सर जो वो शुएब भाई जब टेस्ट सीरीज आई इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो हमारे इनका डेब्यू हुआ, ये इंजर्ड हो गए, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, हमने शाहीन देखा वो इंजर्ड हो गए, तो जब सीरीज आती है तो सारे अनफिट हो जाते हैं। खैर इस पे शुएब भाई अभी मजीद बात करेंगे, अभी छोटा ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। अज़हर साहब, हम बात कर रहे थे शुएब भाई से, बड़ी डिटेल में कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन हमने की, और अभी हम थोड़ी सी अगर बात करें कल के मैच के लिहाज से, तो 63 रन से लाहौर ने मैच जीता कोयटा ग्लैडिएटर गेम्स। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल? देखिए, क्रिकेट और किसी भी स्पोर्ट में आपने अपनी गलतियों से सीखना होता है जी। कल वाले जो कराची किंग्स से लाहौर कलंदर्स हारा था, उन्होंने जो उस मैच में मिस्टेक्स की थी उनको लाहौर ने कल ओवरकम किया। एक तो जो उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी कि जो उनका टॉप ऑर्डर था उसने बहुत स्लो खेला था, जिसमें जो उसका एक प्राइम एग्जांपल थी वो कामरान गुलाम और मिर्ज़ा ताहिर बेग की 41 रन स्टैंड था। वो 41 रन उन्होंने किए थे उसमें 41 बॉल्स पे 6 इन ओवर। जब आप 190 प्लस चेज करे हो तो दैट इज़ नॉट ऑन इन T20। उन्होंने उस गलती से सीखा। तो कल वाले मैच में उन्होंने स्टार्ट से ही एग्रेसिव बैटिंग की, और हर बैट्समैन ने आते साथ ही पॉजिटिव इंटेंट दिखाई, चाहे वो फ़खर जमान थे, चाहे मिर्ज़ा ताहिर बेग थे, चाहे शे होप थे, चाहे कामरान गुलाम थे, तमाम बैट्समैन ने पॉजिटिव इंटेंट दिखाई। जो मुझे सबसे ज़्यादा कल की कलंदर्स की जीत की सबसे ज़्यादा खूबसूरती नज़र आई वो ये थी कि हर बैट्समैन ने चिप इन किया। नॉर्मली आप T20 में देखते हो कि 2-3 स्टैंड आउट परफॉर्मर्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी टीम को जिता देते हो। पूरी बैटिंग सबने रन किए। कल की उनकी जो बैटिंग थी, एक प्लेयर्स ने रन किया। मिर्ज़ा बेग ने 31 रन किए, फ़खर जमान ने 22 किए, कामरान गुलाब ने 21 किए, शे होप ने 47 किए, हुसैन तलत ने 26 किए, सिकंदर रज़ा ने 32 किए। तो तमाम बैट्समैन ने एटलीस्ट 20 रन किए। उसके अलावा तमाम बैट्समैन का जो स्ट्राइक रेट था दैट वाज वेरी गुड एज वेल। तो ये एक टीम एफर्ट थी।
एक तो इन्होंने अपनी गलती से सीखा, पॉजिटिव इंटेंट दिखाई, शुरू से ही मुस्बत क्रिकेट के लिए जिसका उन्हें बेनिफिट हुआ। जी। दूसरा जो लास्ट मैच में इनसे कराची किंग्स के खिलाफ गलती हुई थी वो शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ, दे वर नॉट इन फॉर्म। लेकिन कल वाले मैच में शाहीन शाह, लेकिन हारिस रऊफ ने तो कल बहुत रन दिए और 5 छक्के भी उनके अगेंस्ट लगे, 3 रॉय ने लगाए, 2 हफीज आप ने सही कह रहे लगाए। हैं। लेकिन जो आपकी पावर प्ले में बॉलिंग थी, शाहीन शाह अफरीदी की हमेशा से जो उसकी क्वालिटी रही है, चाहे वेदर इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और फॉर एनी फ्रेंचाइज टीम, वो पावर प्ले में हमेशा एक आधी विकेट टॉप प्लेयर की निकाल वो लेते जो हैं। फॉर्म उनकी नजर आई, हाँ। इससे मैं अभी मजीद डिस्कशन करते हैं। मनाहिल, आप बताइए, हमें स्टैट्स शेयर करें, टॉप 3 बैटर्स के रन्स बताएं और टॉप 3 बॉलर्स का भी प्लीज शेयर करें। ठीक है। कि कौन कौन फिर में ऊपर। इरफान, सबसे पहले तो PSL 8th एडिशन के जो टॉप 3 हमारे पास बैट्समैन हैं वो हैं, सबसे पहले नंबर पे मोहम्मद रिजवान। जी। उन्होंने 4 मैचेस में 219 रन बनाए 73 की एवरेज पे। ठीक। सेकंड नंबर पे आते हैं राइली रूसो, 3 मैचेस में उन्होंने 189 रन बनाए, एवरेज उनकी रही 94.5। जबरदस्त। और थर्ड नंबर पे मार्टिन गप्टिल, 4 मैचेस 151 रन बनाए, 37.75 की एवरेज। और शोएब मलिक भी प्रॉब्ली इनके शोएब साथ मलिक है। भी, हाँ जी बिल्कुल, उनका टाकरा है दोनों का, मार्टिन गप्टिल और शोएब मलिक का। बिल्कुल। और उसके बॉलर्स बाद- का भी बताएं प्लीज। उसके बाद हम चलते हैं टॉप 3 विकेट टेकर्स पे, जो कि 8th एडिशन PSL के हैं। एहसानुल्लाह सबसे पहले, मुल्तान सुल्तान्स की उनके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, बल्कि इस दफ़ा के 4 मैचेस में उन्होंने 12 विकेटें ली। दूसरे नंबर पे हैं अब्बास अफरीदी, फिर से मुल्तान सुल्तान्स, 3 मैचेस में उन्होंने ली 8 विकेट्स। और थर्ड नंबर पे हैं उसामा मीर, एक मरतबा फिर से मुल्तान सुल्तान से हैं, सुल्तान। 4 मैचेस और 8 विकेट्स। मुल्तान बिल्कुल सुल्तान ऐसे। तो छाई हुई जो है। हम बात कर रहे हैं कि टॉप मुल्तान बैट्समैन भी मुल्तान सुल्तान के नजर आ रहे हैं, टॉप बॉलर्स भी ये मुल्तान उनका सुल्तान। जो, बिल्कुल। अगर वो पॉइंट टेबल की आगे हम बात करेंगे तो वो जो टॉप कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उनके सब प्लेयर जो है दे आर ऑल परफॉर्मिंग, और परफॉर्मेंस भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। चाहे बैटर की बात करें, जैसे PSL स्टार्ट हुआ था तो हमने कहा था कि बैटिंग तो इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है, बॉलिंग थोड़ा वीकर लिंक है, बट जिस तरह इन लड़कों ने परफॉर्म किया, खास तौर पे एहसानुल्लाह, चले सरप्राइज पैकेज था, किसी ने उसको देखा नहीं था, आया तो आते ही छा गया। अब्बास अफरीदी पहले भी डोमेस्टिक में भी हम देख चुके हैं, पहले PSL में भी देख चुके हैं, उसका अच्छा परफॉर्म करना मेरा ख्याल है एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर है। और आपको याद होगा, मैं हमेशा इंडोर्स कर रहा हूँ इस पॉइंट को, कि जो टीम का जो इमर्जिंग प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्म बिल्कुल। करेगा, वो टीम ऊपर जाएगी। उसकी एक और एग्जांपल अगर रिलेट करें तो हम देख रहे हैं कोयटा के साथ, कोयटा का परफॉर्म नहीं कर रहा, वो सफ़र कर रहे हैं, तो इसका एक रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर आप समझ लें फिर 10 प्लेयर्स के साथ हैं, बैटिंग में भी आप हाइड नहीं कर सकते, बॉलिंग में भी आपको लगता है कि आप 3-4 बॉलर के साथ फिर खेल रहे हो, आप उस पर बॉलिंग करवाएंगे, रन्स होंगे, तो ये बहुत मुश्किल, और एक खिलाना लाजमी है। ठीक है, फॉरन प्लेयर को खिलाना है आपने, आपने इमर्जिंग प्लेयर को खिलाना है, तो ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा एम्फसाइज जिन टीमों ने किया और अच्छी पिक के अंदर इमर्जिंग प्लेयर रखे, वो सक्सेसफुल है। ये टॉप 3 बैट्समैन और टॉप 3 जो बैटर्स PSL के अभी तक हैं, इसमें ज़्यादातर जो नुमाइंदगी मुल्तान सुल्तान की है, ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि आपको T20 में कामयाबी के लिए आप 1-2 प्लेयर्स पे इन्हिसार नहीं कर सकते। Yes. बिल्कुल। आप देखेंगे टॉप 2-3 प्लेयर्स, अगर टॉप 2-3 बैट्समैन में मुल्तान सुल्तान के हैं और टॉप 3 बॉलर्स में भी उनके हैं, तो इट मीन्स के उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बॉलिंग डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, और इनका एक बहुत ही कंप्लीट यूनिट है, और हर तरह से देव गॉट ऑल देयर बेसेस कवर्ड। इस वजह से वो राइटली सो दे आर टॉपिंग द टेबल एट द मोमेंट। थोड़ी सी डिस्कशन अब लाहौर कलंदर की भी करते हैं जी। लाहौर कलंदर लास्ट मैच हारा हुआ था, बहुत बड़े मार्जिन से डिफीट हुई उन्हें कराची किंग्स के अगेंस्ट। कम बैक एक्सपेक्टेड था, बड़ी साइड जैसे मैंने पहले कहा कि वो कम बैक करती हैं और अपनी हार से सीख के आती हैं। राशिद खान का इंक्लूजन उनके लिए ऐसा साबित हुआ कि जैसे उसने कोई आके स्पेशल एनर्जी इंजेक्ट कर दिया, जैसे हमारे सुनो फैमिली के अंदर शुएब अख्तर ने इंजेक्ट किया है, इसी तरह वो राशिद खान ने किया। हम सब जानते हैं T20 के नंबर 1 बॉलर हैं, हमेशा जब भी आते हैं विकेट्स लेके देते हैं, और आप उसकी अप्रोच देखें कि अपोजिशन पे प्रेशर कितना था कि बाद में हम शायद नहीं रन कर सकते, तो उन्होंने पहले अटैक किया और वो उसका बेनिफिट जो है वो शाहीन को मिला। तो ये एक बड़े नाम को रखने का आपको फ़ायदा होता है कि आपकी जो एक स्केयर एलिमेंट उसका बनता है अपोजिशन के ऊपर, वो आपको काफ़ी जाके अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस पे। कैसे देखते हैं आप? इसमें कोई भी बॉलिंग लाइनअप है, आप 2-3 स्ट्रॉन्ग बॉलर से आपका गुजारा नहीं हो सकता। आपको 4-5 टोटल जो 5 बॉलर्स एक T20 के या क्रिकेट का रूल है कि हर बॉलर की एक मैक्सिमम ओवर लिमिट होती है, जिस तरह 4 की लिमिट होती है T20 में। तो आप अगर 1-2 अच्छे बॉलर, उनसे आप मैच नहीं जीत सकते। आपको 4-5 अच्छे तगड़े बॉलर्स चाहिए T20 में मैच जीतने के लिए।
जिस तरह कोयटा में हमें नज़र आया, हसनैन और नसीम शाह तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा बॉलर उनका कैस भी रन्स काफी दे रहे, विकेट्स तो ले रहे हैं, कैस भी दे रहे हैं। नवाज खास तौर पे मेरा ख्याल है उनके लिए प्रॉब्लम बन रहा है कि जो उनका मेन वेपन के तौर पे यूज होता था, नई बॉल भी करता था, मिडल ओवर में विकेट लेके देता था, डेथ ओवर भी हमने देखा, बट अब इस पीएसएल में उनको बहुत रन्स कंसीड हो रहे हैं, वही बैटिंग में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो मेरा ख्याल है उसकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट कर वही मैं गुजारिश कर रहा था कि जब लाहौर कलंदर्स को आप देखते हैं, नॉर्मली कोई टीम, हर टीम की स्ट्रैटेजी होती है कि चौथे पांचवें बॉलर को टारगेट करें, लेकिन जब आप लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप देखते हैं, सबसे पहले आपको शाहीन शाह अफरीदी नजर आता है जो कि पाकिस्तान का इस टाइम टॉप बॉलर है, फिर हाजिर रऊफ नजर आता है, हर एक को पता है हारिस रऊफ कितना अच्छा बॉलर है, उसके बाद जमान खान बहुत ही अंडररेटेड स्लिंगी आर्म एक्शन है और अच्छी बॉलिंग करते हैं, फिर अब राशिद खान को वो ले आए हैं, तो कोई ऐसा, और सिकंदर रजा, आपको याद होगा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे मैच में उन्होंने कितना हमें टफ टाइम दिया था, तो दे हैव ऑल द डेविड भी आके स्लोअर वन जो बॉल करते हैं, विकेट टेकर, पिछले से पिछला मैच था उसमें उन्हें 15 रन पड़े पावर प्ले ओवर में, लेकिन लेटर डाउन दी ऑर्डर या मिडिल ओवर्स में वो जो स्लो बॉल करते हैं उससे वो विकेट्स वगैरह निकाल लेते हैं। ऐसे ही, और हमने देखा कि कल भी उन्होंने, डेविड विजे ने 23 रन देके 3 विकेटें ली, तो बड़ा क्रूशियल स्पेल था उनका। मिनाइल, वैसे आपकी कौन सी फेवरेट साइड है? मेरी अभी तक तो मुल्तान सुल्तान जा रही है। नहीं, वो खेलने के लिहाज से ना हमें बताएं, हमें वैसे बताएं कि आप सपोर्ट किसको कर रहे हो। हमें ये तो मालूम है कि आप इस्लामाबाद से हैं, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, इस्लामाबाद को मैं इसलिए नहीं सपोर्ट करी, अभी तक जितने ही मैचेस हुए हैं उसमें कोई ना कोई कमी नजर आ रही है, कभी बहुत अच्छा उनका हो जाता है, कभी नहीं होता, लेकिन मैं ये तो पैट्रियटिज्म ना हो, आप जैसे हम लाहौर को सपोर्ट करते हैं, तो हम हारे या जीते, जब 7 सीजन 6 सीजन हारते रहे तो हम सपोर्ट करते रहे, तो ये तो आप परफॉर्मेंस की वजह से सपोर्ट कर रही हैं। नहीं, देखिए, अब अगर बेशक दिल कह रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को करो, लेकिन दिमाग तो कह रहे हैं ना कि नहीं भाई, मुल्तान सुल्तान को करो। नहीं, उसमें मेरा स्टांस ये है कि आपकी जो साइड होती है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, मोस्टली तो आप उसी की तरफ जाते हो, या ये भी हो सकता है आप किसी और टीम को भी सपोर्ट कर सकते हो, बट जब सपोर्ट करना शुरू करते हो, रिगार्डलेस वो जीते या हारे, फिर आप उसको पूरा ऑन करते हो। पाकिस्तान की जैसे हमारी हारती है, तब भी हम उसको कभी छोड़ते तो नहीं। शुरू के 3-4 सीजन हम लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करते रहे। नहीं, हम तो सारे सीजन करते रहे। हम तो जब वो 6 सीजन हारते थे और आखिरी नंबर पे आते थे, तब भी हम बड़े बुरे दिल से उनको फिर भी सपोर्ट करते थे। दुआएं निकलती थी उनके लिए। क्या आप भी उनके लिए ये कहते थे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है? ऐसे ही है, तो वो हम उसको रिलेट करते थे पाकिस्तानी टीम के साथ भी, तो हमने तो अपनी साइड कभी नहीं छोड़ी, बट इससे साबित होता है कि मनाहिल अपनी चीजों को चेंज करती रहती है, जो जीती उस साइड पे ये चली जाती है। वैसे आपने नहीं शेयर किया, आपकी फेवरेट साइड कौन सी है? लाहौर कलंदर, दिलो दिमाग। हाँ, ये वैसे चीज आपने कही थी कि दिलो दिमाग से, बिल्कुल ऐसे। थोड़ी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं जी, आज के मैच के हवाले से मजीद डिस्कशन करते हैं। टॉस हो चुका है, टॉस जीत के उन्होंने दावत दे दी है मुल्तान सुल्तान को कराची किंग्स ने। ड्यू फैक्टर का एलिमेंट थोड़ा कम होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि हमें लगता है कि 6 बजे जब मैच हो रहा है तो ओबियसली थोड़ा सा उसके चांसेस कम है, और वैसे भी देखा कि मुल्तान में थोड़ी सी कम ड्यू आ रही है, कराची में हम ज़्यादा देख रहे हैं, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। जी ज़ाहिर साहब, आप बताइए, क्या कोई एक्सपेक्टेशन क्या है, कौन सा मुकाबला तगड़ा होगा, या मुल्तान सुल्तान इज़ टू गुड फॉर कराची? लाइनअप्स अगर मिनाहिल डिस्कस कर ले, ये प्लेइंग 11 बिल्कुल अनाउंस हो चुके हैं, और मुल्तान सुल्तान के ओपनिंग बैट्समैन होंगे शान मसूद और मोहम्मद रिजवान। रायली रूसो हैं, डेविड मिलर, कीरन पोलार्ड, खुशदिल शाह, कार्लोस ब्रेथवेट, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद इलियास और एहसानुल्लाह। जी, मुल्तान की अनचेंज साइड है, ये वही साइड है जिन्होंने पिछले मैच विनिंग साइड कराची किंग्स की बात करते हैं। मैथ्यू वेड और जेम्स विंस उनके ओपन करेंगे। हैदर अली, शोएब मलिक, इरफान खान, इमाद वसीम, बेन कटिंग, आमिर यामीन, मोहम्मद उमर, इमरान ताहिर एंड आकिफ जावेद। ये एक फोर्स चेंज है जो कि हमें सुनने को आ रहा था कि मोहम्मद आमिर इंजर्ड है, तो उनकी जगह मोहम्मद उमर को ये लेके आए हैं कराची किंग्स। ये एक फोर्स चेंज है, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि कराची किंग्स भी ओबियसली मोहम्मद आमिर को तो बहुत मिस करेगी, और जिस तरह की खास तौर पे लास्ट मैच में परफॉर्मेंस की, एक उनकी इंक्लूजन की मुझे समझ नहीं आ रही है अभी, तबरेज़ शमसी को क्यों नहीं ऐड किया जा रहा। वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है, हमेशा हमने देखा को विकेट्स भी ले रहे हैं, और साउथ अफ्रीका को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट्स दिलवाई। मेरा ख्याल है कि ये शायद ड्यू फैक्टर का एक एलिमेंट हो सकता है, या वो ज़्यादा स्पिनर को भी रखना नहीं चाह रहे क्योंकि इमरान ताहिर ऑलरेडी उनकी साइड में है। तो ये एक इंक्लूजन मेरा ख्याल है फ्यूचर में हम शायद जब पिंडी या लाहौर में मैचेस आएँ तो हो सकता है। रेस्ट तो मेरा ख्याल है जो कराची या इसी साइड के साथ जाएगी। वेड की जैसे मैंने शुरू में बात की, या तो उनका नंबर ओपनर बनता है और या वो फिनिशर के रोल में आते हैं। तो वेड ने जिस तरह लास्ट मैच में जो मोमेंटम बनाया, टॉप ऑर्डर पे रन्स किए,
उसी ने ही इनको मोमेंटम दिया। इरफान, वो वैसे जीते। जो वेड और विंस की ओपनिंग थी लास्ट टाइम वो बहुत अच्छी जी। थी, और वही बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसने मोमेंटम दे दिया। बाकी टीम में हमने देखा कि बड़ी जान में जान आई हुई थी कि जब 2 टॉप ऑर्डर वाले बैट्समैन थे वो बहुत अच्छा स्कोर करके गए। देखिए जेम्स विंस ने बड़े सीजन प्लेयर हैं और बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं पीएसएल भी, उन कंडीशन को जानते हैं। वेड पहली दफ़ा आए हैं, बट यूएई की कंडीशन में काफ़ी खेले हुए हैं, एशियन कंडीशन के अंदर वो काफ़ी खेले हैं, आईपीएल के काफ़ी सीजन खेले हुए हैं, तो उनको मालूम है कि ये कंडीशन पे कैसे खेलना ठीक है। है। और उनको जितना बॉल तेज आता है वो उतनी अच्छी हिटिंग करते हैं। हमें वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कभी नहीं भूलेगा जिस तरह उन्होंने फिर शाहीन को 3 लगातार छक्के लगाए। तो ये मेरा ख्याल है कम्बिनेशन ठीक है। हैदर अली थोड़ा सा एक वेरिएबल साइन बनते चले जा रहे हैं अपने लिए भी और टीम के लिए भी। बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस आती हैं, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी वो उनका ऐसी रैश शॉट खेल देते हैं जिसे हम क्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी में बोलते हैं रश ऑफ ब्लड आता है उनका। और फिर वो उमर अकमल से भी ये चीज़ एसोसिएट होती थी कि बहुत अच्छा खेलते खेलते कोई ऐसी शॉट खेल देते थे जिससे वो अपनी विकेट थ्रो कर देते थे। ठीक है। बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको अपनी विकेट की प्राइस रखनी पड़ेगी, आपको उसको वैल्यू करना पड़ेगा, फॉर्म में रहना पड़ेगा। फॉर्म तो ऑब्वियसली होती है इनकी। मोस्टली हम देख रहे हैं कि जब आप अच्छे रन कर रहे हो, जैसे हारिस की हमने कल डिटेल में बात की कि मोहम्मद हारिस हर मैच में परफॉर्म कर रहा है, 30-25 बनाता है और फिर विकेट थ्रो कर देता है। ये नहीं करना आपने इवन T20 भी छोटा फॉर्मेट ही सही, बट आपने कोशिश करनी है कि जो मोमेंटम दिया हुआ है उसको उस तक लेके आए ताकि अगला बैट्समैन उसको कंटिन्यू तो कर सके। ठीक है। आप अपने आप को टीम को थोड़ी अच्छी पोजीशन में रख के फिर गिरा देंगे तो नेक्स्ट बैटर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। जिसकी एग्जांपल हम कल वाले मैच की ले सकते हैं लाहौर के अंदर की, एटलीस्ट जिसने किया उसने 40-35 40-40 के ऊपर किया, विकेट थ्रो कर दी, बट उसी को मोमेंटम को अगले आने वाले बैटर ने पकड़ा। तो ये एक टीम कम्बिनेशन होना, टीम का जेलिन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयटा की अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कोयटा की टीम का बैटिंग ऑर्डर ही नहीं बन पा रहा। एग्जैक्टली। और ये मुझे लगता है उन्होंने रखा है, लेकिन वो आप ये देखें ना कि सरफराज पिछले मैच में सरफराज 3 पे आए, लास्ट मैच में हफीज आए। मेरा खुद मानना यह है कि हफीज जैसे प्लेयर को ही 3 पे आना चाहिए। स्टार्ट उनका अच्छा था, जब एक्सेलरेट करने लगे विकेट थ्रो कर दी। विकेट थ्रो करने से 3 या 4 नंबर वाला बैटर अगर जब आपकी अपनी विकेट थ्रो कर देगा और फिर मेरा ख्याल है वो टीम सफर करेगी। रेली रूसो की एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहूंगा। आप देखें कि वो जब खड़ा हो रहा है मुल्तान जीत रहा है और वो अपनी विकेट की प्राइस कर रहा है, वो इतने आसानी से अपनी अपोजिशन को, ऑल दो कि वो हर बॉल पे रन करने की कोशिश करता है, 200 के प्लस स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, बट वो अपोजिशन को बता रहा है कि मैं आपको ऐसे विकेट नहीं दूंगा, यू हैव टू डू वेरी गुड बॉल्स टू मी इफ यू वांट टू टेक माय विकेट। तो वो आपने रियलाइज कराना है अपोजिशन को कि मैं ऐसे कोई रैश शॉट खेल के या ऐसे मैं थ्रो नहीं करने वाला अपनी विकेट को। बड़े प्लेयर की और एक एवरेज प्लेयर का डिफरेंस ही यही है। मीडियोकर प्लेयर जो होता है वो अपनी मोड में होता है, उसी के अंदर खेलते खेलते वो ऐसी शॉट खेलता है। जो लेजेंड होता है, जो बड़ा प्लेयर होता है, चाहे बॉलर भी इवन, वो 6 की 6 बॉलों पे जोर लगाएगा, वो हर बॉल पे विकेट लेने की कोशिश करेगा। वो रिगार्डलेस आप मैच जीते हुए हो हारे हुए हो, क्या पोजीशन है, उसका मकसद अपना डिफरेंट होता है। वो उसी तरह बॉल करेगा कि जिसके इसमें मैंने इस बॉल पे विकेट लेनी है, जिसकी प्राइम एग्जांपल एहसान उल्लाह है। आप देख लें, वो मेन जब बैटर आते हैं ओपनिंग, उसको भी उसी तरह जोर लगा के बॉल करता है। नंबर 11 आता है, उसको भी उसी पेस के साथ बॉल करता है। तो ये इंटेंट मेरा ख्याल है इन लड़कों में जब ये आएगी, ये चीज़ जितना खेलेंगे आएगी। बट हैदर की हम बार बार बात करें, हैदर को बहुत टाइम हो गया। और एक शोएब मलिक की अगर हम जिस तरह बात कर रहे हैं, शोएब मलिक अपना रोल सम हाउ तो पूरा कर रहे हैं, वो रन्स बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जो उनसे एक्सपेक्टेड भी है इस एज के अंदर आके। बट एक चीज़ उनको मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत है, उनको लाइन को भी क्रॉस करना पड़ेगा। और उनकी पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी इनिंग्स हैं कि उन्होंने अपनी टीम्स को मैच जिताए। तो शोएब मलिक को मेरा ख्याल है जब तक वो नहीं करेंगे, कराची किंग का मकसद पूरा नहीं होगा। आप वो कह रहे हैं कि जो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए रोल प्ले करते हैं, एज एन एंकर आते हैं, हालात को मतलब वेदर स्टॉर्म सिचुएशन के मुताबिक असेस करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, एंड में जब मारने की बारी आती है तब भी वो हिटिंग करके अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके जाते हैं। यही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें शोएब मलिक से करना चाहिए। आज के मैच पे अगर देखें तो कराची किंग्स को जो बार बार सेटबैक फेस करने को नजर आ रहे हैं वो इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। पहले उनके मीर हमजा इंजर हो गए, उन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब उसके बाद उन्होंने अपना बॉलिंग लाइनअप थोड़ा बहुत सेट किया, आमिर यामीन को ला के, उसको आकिफ जावेद को ला के, उसके बाद उन्हें एक और सेटबैक फेस करने को पड़ा मोहम्मद आमिर की फॉर्म में। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि उनकी जगह जो मोहम्मद उमर आए हैं, उनके अगर हम स्टेटिस्टिक्स चेक करें, उन्होंने अभी तक 8 T20s खेले हैं जिसमें उनकी बॉलिंग एवरेज 38 के करीब है। तो और जो इकॉनमी है 9.85, यानी एक
बहुत ही अनट्राइड अनट्रस्टेड किस्म के बॉलर हैं। ये इतना अच्छा, इनके कराची के लिए बड़ा मुश्किल होगा आमिर की इनके लिए कमी पूरी करना। इसकी प्राइम एग्जांपल हम देख चुके हैं लास्ट सीजन में, आमिर वाज नॉट अवेलेबल और वो लास्ट नंबर पे आए और 10 में से 9 मैच हार चुके थे। जी, अब थोड़ा सा पॉइंट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। मनाहिल, बताइए प्लीज पॉइंट टेबल का हमें सारा सिनेरियो, कौन सी टीम ऊपर है, कौन सी नीचे और कौन सी टीम फाइट बैक भी करेगी, इस पे भी बात करते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले है मुल्तान सुल्तान्स, उसके बाद है लाहौर कलंदर, थर्ड पे है पेशावर ज़ल्मी, फोर्थ पे है कराची पॉइंट्स भी किंग्स। बताते जाए साथ साथ हमारे व्यूवर्स को, ताकि बिल्कुल। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स लीड कर रही है, 3 मैचेस उन्होंने जीते आउट ऑफ 4 और उसके हिसाब से उनके पॉइंट्स बनते हैं 6। उसके बाद आते हैं लाहौर कलंदर्स, 3 मैच खेले 2 जीते, उसके बाद आते हैं 4 पॉइंट्स उनके। पेशावर ज़ल्मी भी सेम 4 पॉइंट्स पे ही है, 3 मैच खेले 2 जीते। उसके बाद शुरू हो जाती है हमारे 2 पॉइंट्स की लाइन, जो कराची किंग्स हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर, 4 मैचेस खेले, 1 जीते खाली और 3 हार चुके हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है उनका आज का मैच भी खासा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2 मैचेस खेले, 1 जीते 1 हारे और वो 2 पॉइंट्स पे हैं। लास्टली अनफॉर्चुनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स जा रहे हैं, 4 मैचेस खेल चुके हैं लेकिन खाली 1 जीते हैं और 3 हार चुके ये हैं। पॉइंट्स टेबल की बड़ी खूबसूरती है। कल इस टाइम जब हम पॉइंट्स टेबल चेक कर रहे थे कि लाहौर कलंदर 5th पे थी, कल वाला वो मैच जीते हैं और वो 2nd पे आ गए। तो इनिशियल स्टेजेस पे पॉइंट्स टेबल इसी तरह होता है, कभी कोई टीम ऊपर आ जाती है, कभी कोई नीचे आ जाती है। टॉप किया पर नीचे से किया, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमें एक पॉइंट ऐसा आया कि कराची बिल्कुल बॉटम पे था, एक विक्ट्री के बाद 2nd नंबर पे आ गया। तो ये अभी मेरा ख्याल है अर्ली फेज है। 2nd लेग में जाके जब पिंडी में जाएंगे तो फिर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम बात भी करेंगे, देखेंगे किस साइड का पल्ला भारी है। चलें देखते हैं जी अब कौन सी टीम जीती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।